तुम्हारे पास तो होगी उसकी कोई तस्वीर। अरे अल्लाह का नाम मानो सरवर भाई, अल्लाह अल्लाह करके तो जान छूटी है। अब मैं उसकी तस्वीरें संभाल के रखूंगी, अगर कोई होगी भी ना नौरीन ने जला डाली होगी। माशाल्लाह, बहुत शरीफ और ज़हीन बेटा है आपका। फैसल को देख के यकीन नहीं होता कि आज के दौर में इतने शरीफ लड़के मौजूद हैं। ये तो परवरिश की बात है भाई साहब। बच्चे तो कच्ची मट्टी की मानिंद होते हैं, जिस शक्ल में ढालो ढल जाते हैं। सही कहा भाई साहब आपने। सच पूछे तो आपसे मिलने की दिली ख्वाहिश थी कि इतने शरीफ और फर्माबरदार इंसान का बाप होने के बाद आप कैसे महसूस करते हैं? जाहिर है कैसा महसूस होगा। एक बाप बेटे की कामयाबी पर यकीनन बहुत फख्र महसूस करता है, बहुत खुशी होती है। सही कहा भाई साहब आपने, बच्चे ही तो माँ बाप का फख्र होते हैं। अरे भाई वो आनिया को भी तो बुलाओ, मिलवाओगे नहीं? जी जी मैं भी लेकर आती हूँ। रेहाना, 3 हफ्ते गुजर गए मतीन को गए हुए इस दुनिया से। इन्हें दुकान की खबर तक नहीं। वो कम वक्त मनूस कारीगर, उसने भी उस दिन से आके खबर ही नहीं। ठीक कह रही हो अम्मा, मतीन के मरने के बाद तो हमें अपना होश नहीं था। दुकान की किसको खबर थी? वो सब तो ठीक है, लेकिन आगे करना क्या है, कुछ सोचा है? किस बारे में? मतलब ये कि घर का खर्चा कैसे चलेगा अब? हाँ मेरी तो समझ में खुद कुछ नहीं आ रहा। अरे मैं तो कहती हूँ दुकान को फिलहाल किराए पे चढ़ा दे। अरे अब बिलाल तो छोटा है, वो तो जाकर दुकान पे बैठते चला, और हम रही औरतें, हम भी दुकान नहीं देख सकते। तो किराए पे चढ़ा के जो खर्चा आएगा उससे घर चला लेंगे। हाँ माँ तो बिल्कुल ठीक कह रही है। कल ही बुलाती हूँ उस लड़के को, सारा करती हूँ हिसाब किताब, और साथ ये भी कहती हूँ कोई किराएदार ढूंढते हैं। रेहाना, बल्कि मैं तो कह रही हूँ कोई अच्छा सा लड़का देख के अपनी नौरीन के हाथ भी पीले कर दें। मतीन भी नहीं रहा, खुदा जाने क्या लिखा है हमारी किस्मत। ऐसी मनहूस थी कम बखत नो के जाते जाते अपनी किस्मत की चाप हमारे पे छोड़ गई। हाँ अम्मा, उस दिन मोहल्ले की औरतों की बातें सुन के मैं तो डर सी गई। जिस लड़की की 2 बार मंगनी टूट चुकी हो, उससे कौन करेगा शादी? अरे ऐसी बातों को लेके तू क्यों परेशान हो रही है? देखना इंशाल्लाह हमारी नौरीन के लिए आतिफ से अच्छा लड़का मिलेगा। किसके लिए लड़का देखने की बात हो रही है? तेरे रिश्ते की बात हो रही है, और किसके? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आप दोनों को पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं आतिफ के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। और जब किस्मत ने उसको मेरी झोली में डाल दिया है तो आप लोग क्यों इनकार कर रहे हैं? नौरीन, तुम पागल तो नहीं हो गई? वो सारी जिंदगी के लिए माजूर हो चुका है, चल नहीं सकेगा। ऐसे शख्स के साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारोगी? बिल्कुल गुजार लूंगी, और आप ज्यादा परेशान मत हो, ये मेरा मसला है। कैसी बातें करती है लड़की? तेरा मसला हमारा मसला नहीं है क्या? है हद हो गई। कैसे कैसे अरमान देखे थे, कैसी कैसी दिल में ख्वाहिशें थी कि नौरीन की शादी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सब टप्पू। इसकी फिक्र मत करें आप, आपके सारे अरमान सारी खुशियां सब पूरी होंगी। लेकिन मेरी बच्ची, वो लड़का तेरे काबिल नहीं रहा। नानी आप तो सब कुछ जानती है ना, फिर भी ये कह रही हैं। मैं आप दोनों को साफ साफ बता दूं, मैं आतिफ के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। इस लड़की का दिमाग तो बिल्कुल ही चल गया, क्या करें? एक बात कहूँ आपसे? कहो। आपने फैसल के वालिद से आनिया की शादी के बाद इस घर में रहने की बात क्यों नहीं की? अरे भाई कर लेंगे, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। और वो वक्त कब आएगा? सब कुछ तो तय पा गया है, कब बात करेंगे आप? और अगर आप बात नहीं कर सकते तो कल मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। एक तो आनिया की शादी के बाद इस घर में रहने की मंतक मेरी समझ में नहीं आती।
लोग क्या कहेंगे, खानदान वाले क्या कहेंगे कि इतना बड़ा खानदान छोड़कर ऐसा लड़का मिला है जिसका अपने घर तक नहीं। तो आप क्या चाहते हो? कुछ दिन के लिए ही सही इस छोटे से इलाके में, छोटे से 3 कमरों वाले घर में मैं अपनी बेटी को भेज दूं? ऐसा सोचेगा भी नहीं। नाजो पली है मेरी बच्ची, इतनी तकलीफ मैं उसको नहीं दे सकती। कैसे एडजस्ट करेगी? आप उसकी नेचर को बहुत अच्छी तरह जानते। अरे तो भाई कौन कह रहा है ऐसा सब कुछ? मैं फैसल को घर लेकर दे रहा हूँ ऑफिस की तरफ से। वो सब ठीक है, मगर मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी शादी के बाद मेरी नजरों के सामने इस घर में रहे, और आनिया भी यही चाहती है। तो माँ बेटी की मंतक मेरी समझ में तो नहीं आती। वो हरगिज़ राजी नहीं होंगे इस बात पे। फैसल के वालिद साहब बहुत सख्त रख रखाव वाले इंसान मालूम होते हैं। उनकी बातचीत से, रवैये से अंदाजा हो रहा था कि वो इस बात पे कभी भी राजी नहीं होंगे। राजी नहीं होते तो ना सही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बार बात तो करके देखिए उनसे। बल्कि रहने दीजिए, मैं कल खुद ही उनसे बात कर लूंगी। देखो, मैंने फैसल को दामाद बनाने का फैसला इसीलिए किया था कि वो दामाद नहीं हमारा बेटा बनकर रहा है। इसीलिए मैं उसको अलग घर लेकर भी दे रहा हूँ। बाकी तुम उसके वाले साहब से बात करके देख लो, अगर वो राजी हो जाए तो। मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगी। भाई जो तुम्हारे दिल में आया करो। मुझे तो आ रही नींद, मैं तो चला सोऊंगा। आज आप सब लोगों से मिलने अखबार वाले आएंगे। क्यों बाजी? आप लोगों का इंटरव्यू करने। वो लोग आप लोगों से कुछ सवालात पूछना चाहते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ रहते कैसे हैं, यहाँ पर आप लोगों को कोई तकलीफ या परेशानी तो नहीं। आप लोगों ने परेशान नहीं होना और ना ही घबराना है। बस जैसे वो सवालात करें, हिम्मत से उनके सवालात का जवाब देना है। समझ आ गई? जी। सही है। अब आप लोग अपना काम कीजिए। क्या वो सब बता दिया इन लोगों को? कोई परेशानी तो नहीं है? जी सब बता दो। आप परेशान नहीं, परेशान नहीं हूँ, बस थोड़ा सा फिक्र रहती है। तुम तो जानती हो ना अखबार वालों को, राई का पहाड़ बना लेते हैं। वो लोग बस आने ही वाले होंगे, तुम जल्दी से तैयारी करवा लो बाकी की। जी डॉक्टर, फिर सेटिस्फैक्टरी? जी बिल्कुल, काफी हद तक प्रोग्रेस हुई। डॉक्टर साहब, रियल रिकवरी की क्या चांसेस है? मेरा मतलब है ये अपने पैरों पे खड़ा हो सकेगा? देखिए रफीक साहब, मैं तो आपसे यही कहूंगी कि मायूसी कुफ्र है और अल्लाह से नाउमीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह अगर चाहे तो कोई मिरेकल हो सकता है। अच्छा ये बताइए कि अगर मैं इलाज के लिए इसे बाहर ले जाऊं तो क्या चांसेस है? जी बिल्कुल, आप अपनी तसल्ली के लिए ये कोशिश कर सकते हैं। मैं तो ये कहूंगी कि आप इन्हें घर ले जाएं। घर पर भी इनको आराम की जरूरत है और इसमें इनकी बीवी काफी मदद कर सकती है, और कुछ वक्त के बाद आप इन्हें कहीं भी इलाज के लिए लेके जा सकते हो। ये गैर शादीशुदा है डॉक्टर साहब, शादी के दिन ही तो ये हादसा हुआ। ओह, आई एम सॉरी, पर आप इसकी फिक्र मत करें। मैं मेल नर्स का इंतजाम कर दूंगी जो कि 12 घंटे इनके साथ ड्यूटी पर रहेगा। थैंक यू डॉक्टर। और डॉक्टर मंसूर ने आपको बता ही दिया होगा फिजियोथेरेपी के डॉक्टर का, जो घर पर आके इनकी डेली थेरेपी कर सके और ज्यादा से ज्यादा इन्हें खुश रखें और खिलाए पिलाए ताकि इनके अंदर की एनर्जी बहाल हो सके। थैंक यू। चलो जी, घर की तैयारी। जी आंटी, आप क्या लेंगी? चाय, कॉफी? नहीं बेटा, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारे अब्बा से मिलने आई थी और एक जरूरी बात थी, वो करने आई थी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी, बताएं। खैरियत? सब खैरियत है भाई साहब। आनिया हमारी इकलौती औलाद है। हमने बड़े नाजों और लाडों से पाला है उसे, और जो कुछ भी हमारा है वो सब आनिया का है। कभी किसी चीज की कमी हमने उसे महसूस ही नहीं होने दी। आप बिल्कुल फिक्र न करें, आपकी बेटी को हमारे घर में भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी, बल्कि आपसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत इस घर में मिलेगी उसे। जी भाई साहब, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं समझा नहीं, क्या मतलब? मेरा मतलब है कि शादी के बाद आनिया और फैसल इस घर में नहीं, हमारे घर में रहेंगे, हमारे साथ। मतलब घर दामाद बन के ये कैसे हो सकता है?
क्यों नहीं हो सकता? वैसे भी शादी के बाद हम बाहर सेटल हो रहे हैं और उस घर में आनिया और फैसल ही रहेंगे। देखिए बहन, लड़के का शादी के बाद अपने ससुराल में रहना बहुत अजीब सी बात होती है और हमारे यहाँ इस बात को कतई पसंद नहीं किया जाता। भाई साहब, ये सब पुराने वक्तों की बात है। पहले लोग ये सब सोचा करते थे। अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये सब बातें सोचे। अब भाई साहब, वैसे भी आनिया को आसाइशों की आदत हो चुकी है। वो इस छोटे से घर में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगी। आप अमीरों के पास शायद एक दूसरे के लिए ज्यादा वक्त नहीं होता होगा, लेकिन हम गरीबों के पास एक इज्जत और दूसरे वक्त के सिवा होता ही क्या है। इज्जत की खातिर हम लोग जान भी दे सकते हैं और वक्त ये हम एक दूसरे के गम और खुशी में शरीक होकर आपस में बांटते हैं। यही हमारी जिंदगी है, इसीलिए हम लोग एक दूसरे के बारे में सोचते भी हैं और बातें भी करते हैं। आपको अगर इस बात पे इतराज है तो वो अलग बात है, मगर मेरा ख्याल है कि फैसल को इस बात पर कोई इतराज नहीं होगा। क्यों फैसल?